सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी बायोलॉजी सर। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, लिविंग बर्ड्स जो हमारा चैप्टर है, जो मैंने कल जो है ग्रोथ तक पढ़ा दिया था, आज हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। और जो डिफाइनिंग फीचर होता है जैसे कि हो गया मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एंड जुड़े रहिएगा 1 आवर की क्लास में हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आप लोगों ने क्लास 6 में, 7th में, 8 में, 9, 10 यहां तक 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए संतान को उत्पन्न करता है या अपने ही जैसे न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है या न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, या अपनी जैसी संतान खुद हो वो अपने जैसे संतान को क्या करता है, प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन reproduction is a biological process biological process oh, by which organism reproduce या organisms produce ऑफस्प्रिंग यानी संतान की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब अपनी जैसे प्रोजनी, ठीक है। ऑफस्प्रिंग like its own kind, like its own kind, ओके। तो अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी को बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, आपको पता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाई पेरेंटल यानी दो पेरेंट इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये पेरेंट्स क्या करते हैं, गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और बाद में गेमेट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगी, इनकी गेमेट की सिंगैमी होगी यानी गेमेट का फ्यूजन होगा और एक जायगोट बनेगा, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये स्लो होती है और बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी केस यहां पर होगा यूनिपेरेंटल, ओके। अब अगर बात करें ये कैसा है, ये प्रोसेस फास्ट होती है और सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए हम रिप्रोडक्शन में टाइप्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्या है, ए से ओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पर गेमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है,
गेमेट का फॉर्मेशन, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहां पर गेमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यहां पे बनेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहां पर फिर क्या होगा, गेमेट बनने के बाद गेमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, और गेमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट कैसा होता है, टू यानी हैप्लॉइड, वो डिप्लॉइड होता है। जाइगोट का यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जाइगोट फॉर्मेशन एंड सिंगल सॉरी डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मैंने ये क्या हो जाएगा, बाई पेरेंटल, ठीक है। क्या होंगे ये होंगे बाई पेरेंटल, मतलब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और ये कैसा होता है बताइए, ये स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। स्लो एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड सॉरी स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। आई बात सुनिए, मैं थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे बताइए, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर गेमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। gametes may be formed, may be formed or may be formed or not be formed, ठीक है। गेमेट यहां पे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे, और यहां पे आप लिख सकते हो भाई, यहां पर क्या होता है बताइए, सिंगल पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या होंगे, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर गेमेट नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, गेमेट का फ्यूजन भी कहां से होगा, नहीं होगा। नो फ्यूजन ऑफ गेमेट, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा और जाइगोट भी नहीं बनेगा, ठीक है। और यहां पे पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं कैसे, यूनी पेरेंटल केस होता है यहां पे, यूनी पेरेंटल मोस्टली, ठीक है। यूनी पेरेंटल का मतलब क्या होता है, वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन पेरेंट्स इन्वॉल्व ओनली, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसी होती है, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है फास्ट एंड सिंपल, फास्ट एंड सिंपल। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है या रिप्रोडक्शन क्या, पहले ये बताइए। अपनी ही जैसी प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग को बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एक नया प्रोजनी तैयार हो जाएगा। और ये स्लो एंड फास्ट प्रोसेस, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बाई पेरेंटल होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे केवल ए, और गेमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होगा तुम्हारा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस फास्ट एंड कैसे होती है, सिंपल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, कौन कौन से होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलो भाई, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, बाइनरी फिजन, नाम सुना होगा आपने, 9th में बिल्कुल पढ़ा है बाइनरी फिजन। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताइए, बडिंग हो जाएगा, बाइनरी फिजन और क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 बाइनरी फिजन, और क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर में लिखेंगे हम रीजनरेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, रीजनरेशन। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो है फ्रैगमेंटेशन, और क्या लिखेंगे, फ्रैगमेंटेशन। एंड देन स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये बाइनरी फिजन क्या होता है। इसको मैं ब्रैकेट में काम कर लेता हूं, ले लेता हूं। ठीक है, बाइनरी फिजन चलो डिलीट ही कर देते हैं, हटाओ। चलो भाई, मैं पेंसिल से बना लेता हूं। छोड़ो, हटाओ। अच्छा, बाइनरी फिजन क्या होता है भाई, बाइनरी फिजन क्या होता है बताइए। अगर हम बाइनरी फिजन के बारे में बताएं तो बाइनरी फिजन में जानते हो क्या होता है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है जब बाइनरी फिजन करता है, ये बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करता है तो देखिए 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया से यहां पर 2 बैक्टीरिया सिंपल डिवाइड करके यहां पर बन गए हैं। तो बाइनरी फिजन में याद रखिएगा कि जो बाइनरी फिजन होता है वहां पर एक पेरेंट सेल इजिली माइटोसिस करके या डिवाइड करके क्या करती है, 2 डॉटर सेल में यानी 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। बाइनरी फिजन में जो एग्जांपल होगा मैं बता देता हूं, in all unicellular organism, in all unicellular organism, बाइनरी फिजन किस में होता है,
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए याद रखिएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम, है ना, और क्या हो जाएगा, यूग्लिना। इन सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन अगर हम बोले तो पता है ना, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल है, और ये सिंपल डिवाइड कर जाता है दो सेल में, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन का मतलब सिंपल डिवीजन, जिससे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, दो डॉटर सेल बना लेती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बडिंग किस में होती है, तो बडिंग के लिए जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ईस्ट, क्या हो जाएगा, ईस्ट एंड क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट एंड हाइड्रा। देखो ईस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है ईस्ट की सेल, ये क्या है, ईस्ट की ये सेल है, ठीक है। अब ईस्ट की सेल में ये देखिए यहां पर एक छोटा सा बड बन जाता है, क्या बन जाता है, छोटा सा बड बन जाता है, और ये आगे जाकर के दो सेल, यानी ये देखिए फिर आगे दो सेल में ये भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये ईस्ट के बारे में था, किसके बारे में, ईस्ट। अब हाइड्रा के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रा तो आपको पता है, ये मान लीजिए क्या है, हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा। और यहां पर एक बड बन जाता है, क्या बन जाता है, बड, ठीक है, यहां पर एक बड बन जाता है और आगे जाकर के ये बड नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बडिंग में ईस्ट हो जाएगा एंड हाइड्रा हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट की सेल है और इस पे बड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और आगे जाकर के ईस्ट दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया है, ये हाइड्रा है, यहाँ पर बड निकला और बड से क्या हुआ, आगे जाकर के एक नया हाइड्रा यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था बडिंग के बारे में। अगर हम बात करें रीजनरेशन, तो ध्यान दीजिएगा, जो रीजनरेशन होता है ये होता है किसमें, प्लेनेरिया में। किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर एग्जांपल लिखेंगे प्लेनेरिया, ओके। प्लेनेरिया में जो है ट्रू रीजनरेशन होता है, कैसा, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई एक, ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया है प्लेनेरिया का डायग्राम, ठीक है, ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, प्लेनेरिया। थोड़ा और अच्छा बना लेता हूं, ये प्लेनेरिया है। अब मैंने प्लेनेरिया को क्या किया, मैंने प्लेनेरिया को 20 से काट दिया, यहां से काटा फिर यहां से काटा, तो ये वाला जो हिस्सा है एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है आगे जाकर के नया प्लेनेरिया यानी न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका ये वाला हिस्सा जो होता है वो भी आगे जाकर के एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको बाइनरी फिशन, बडिंग, रीजनरेशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्रेगमेंटेशन है इसका मतलब होता है कि फ्रेगमेंट्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रेगमेंट्स होता है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है कि फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना किसी भी फ्रेगमेंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे आपने जो है बहुत सारे एल्गी देखे होंगे, है ना, और फंजाई जैसे राइजोपस, है ना, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलेथ्रिक्स, ये सभी एल्गी में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहां पर एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं भाई, राइजोपस,
जो कि क्या होता है, फंजाई, है ना। और क्या हो जाएगा एल्गी में, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी है एल्गी। क्या है ये, एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल में आप लिख सकते हो जिसका नाम है मॉसेस। और मॉसेस किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में, जानते हो ना, बताओ। मॉसेस आ जाएंगे तुम्हारे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, आई बात समझ में। तो एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर हम मूव करते हैं स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन क्या होता है, देखिए, जो स्पोर होता है, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। तो यहां पर लिख सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन, क्या बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं भाई स्पोर्युलेशन। अब ये एसेक्सुअल स्पोर हो कौन सकते हैं, चलो आइए देख लेते हैं हम। ये जो एसेक्सुअल स्पोर है, इनका नाम है जू स्पोर, ठीक है। और क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है। ये जो जू स्पोर होते हैं ना, ये जो है एल्गी के स्पोर होते हैं, ठीक है। जू स्पोर की बात करें, एसेक्सुअल, यहां पे लिख देते एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी, ओके। और कोनिडिया की अगर बात करते हैं, तो कोनिडिया किसका होता है, फंजाई का। कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, ओके। तो यहां पर ये स्पोर्युलेशन भी फिनिश होता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। हाँ, अगर हम आपको एक बात बोले, क्या बोले, अगर हम आपको एक बात बोले, यहां पर स्पोर लिख देते हैं सही से, स्पोर, यहां पर एल्गी कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रिप्रोडक्शन तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं बात करूं, जो रिप्रोडक्शन होता है, ये डिफाइनिंग फीचर है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तभी हो सकते हैं जब कोई भी चीज लिविंग्स में भी होती है काम, और नॉन लिविंग्स में होती है, और एक्सेप्शन भी होता है। तो यहां पर अगर मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन क्या मैंने बोला, लिविंग्स में होती है, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते शादी के बाद भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं यहां पर म्यूल्स, म्यूल्स की अगर बात करें, खच्चर जो होता है, तो वो क्या लिविंग्स नहीं होते हैं, लिविंग्स है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अगर हम यही बात बोले, जो ह्यूमन कपल्स होते हैं, जिनकी शादी होती है बट बच्चे नहीं होते, यानी वो क्या हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, ठीक है। स्टार्टिंग एग्जांपल है, इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल्स है, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते न्यू बेबी को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल और ले लूं, वर्कर बीज, जो हनी बीज में फीमेल वर्कर बीज होते हैं, वो भी देखो है तो लिविंग्स, बट उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब बताओ, लिविंग्स तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया कि नहीं, यहां पर एक्सेप्शन आ गया ना, कि भाई लिविंग्स तो है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। तो यहां पर हम नोट करके लिखेंगे, reproduction is a characteristic feature, is a characteristic feature
not a defining feature, not a defining feature, not a defining feature. क्यों? रीजन भी बताता हूं, बिकॉज यहां पे आप क्या लिखोगे, बिकॉज, पेन चल जाए भाई, बिकॉज some livings like mule है ना, mule and infertile human couple, और वर्कर बी की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर ना होकर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या था मैंने इस पेज पे भी कवर कर दिया, ठीक है, और इस पेज पे भी कवर कर दिया, तो आप इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब से मैं पानी पी लेता हूँ भाई, बड़ी प्यास लग जाती है। हो गया, चलो एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई मूव करते हैं मेटाबॉलिज्म पर। थर्ड नंबर पे है मेटाबॉलिज्म। देखो भाई मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को जोड़ करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो द सम, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurs in our body of a living organism या of organism, and this is called metabolic reaction or chemical reaction, but this phenomena is called metabolism। फिनोमिना को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहां पर आइए हम लिखते हैं the sum total of chemical reaction occurring inside our body उसे क्या बोलते हैं, is called metabolic reaction, है ना, is called metabolic reaction, okay।
एंड दिस फिनोमिना, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है, उसको जोड़ दो और वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब एक ये बात आती है कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ चीजें टूटती हैं और वो चीजें टूट करके क्या होती है, नई नई चीजें बनती है। कहने का मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे जाकर के लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नई चीजों का बनना, ये एनाबॉलिज्म होता है। लेकिन वही जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेकडाउन कर जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है ना, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म आता है और कैटाबॉलिज्म आता है। यहां पे लिखेंगे मेटाबॉलिज्म के टाइप, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में याद रखना है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होते हैं कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आगे जाकर के एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नई चीजें का, मतलब नई मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहां पर, उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म का मतलब ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ब्रेक डाउन कर जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, कैटाबॉलिज्म होते हैं। तो चलिए एनाबॉलिज्म पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ये कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू लार्जर मॉलिक्यूल्स, न्यू लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम अरे भाई क्या हो रहा है ये, फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो आगे जाकर क्या करता है, एक नए और लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, आपने सुना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए प्लांट को, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, और इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सनलाइट चाहिए। तो ये चीजें जब मिलती हैं तो क्या बनती है, इससे नए प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज और वाटर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, फोटोसिंथेसिस। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब वही लार्जर मॉलिक्यूल, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उसे हम भैया क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म का मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। आई बात समझ में। तो कैटाबॉलिज्म में लिखोगे
बिगर या लार्जर मॉलिक्यूल, बिगर और larger molecules are broken down into smaller molecules और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, भैया ये देखो जैसे क्यूब है, इसमें देखो ये अभी लार्जर मॉलिक्यूल्स है, जब इसको हम अलग कर दें, सभी को एक एक पीस को अलग कर दें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। आई होप आपको कैटाबॉलिज्म भी समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखिए, बात सुनिए, डाइजेशन में आप क्या करते हो, आप लार्जर मॉलिक्यूल यानी जो फूड ले रहे हो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, इसके बाद वो हमारे जब पेट में जाता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, काई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिलती है ना, तो वो क्या करता है, लार्जर मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहां पर डाइजेशन भी हो सकता है और रिस्पायरेशन भी। भाई रिस्पायरेशन में क्या होता है बताइए, हम क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं बताइए, O2 को क्या करते हैं, इसको हम इनहेल करते हैं और हमारे बॉडी में जाकर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है और ये फिर आगे जाकर के टूटता है यानी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं किसमें, कैटाबॉलिज्म में। तो यहां पर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कौन सा, तो भैया यहां पर एग्जांपल लिख लीजिए, डाइजेशन और क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन, ठीक है, डाइजेशन और क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन। तो ये है मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम एक बात करें, क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, तो बिल्कुल, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है ये किसमें चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, किसमें होता है, अकर्स इन लिविंग, अकर्स इन लिविंग्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, लिविंग्स में होता है, ठीक है। नॉन लिविंग्स में तो केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही ना भाई, आज हम जिंदा हैं, आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उससे एनर्जी निकलती है, नई चीजें बनती हैं और पुरानी चीजें टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये लिविंग्स में हो रही है, नॉन लिविंग्स में नहीं हो रही है ना। तो कोई भी रिएक्शंस या कोई भी चीजें जो लिविंग्स में ही सिर्फ होती है बिना एक्सेप्शन के, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो है एक डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब यहां पर एक बात आ रही है, ध्यान सुनिएगा, सर क्या हम ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसे हम बॉडी के बाहर यानी सेल्फ फ्री सिस्टम में नहीं कर सकते, यानी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकता है सेल्फ फ्री कंडीशन में या आर्टिफिशियल कंडीशन। तो एक काम करते ना, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या करूं, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, मेरे पास क्या है ये बॉटल। अब बताइए ये बॉटल क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, ये बॉटल कैसा है, नॉन लिविंग। अगर मैं इस बॉटल में, ये देखो ये बॉटल है और इस बॉटल में मैं क्या करता हूं कि कोई पार्टिकल्स डाल देता हूं, ठीक है, ये मान लो सेल मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें बाहर से ये देखो ये एंजाइम भी डाल दिया इसमें, ठीक है। जब एंजाइम डाल दिया तो भाई किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ध्यान सुनिएगा ना, तो सुनो, ये बॉटल लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और इसके अंदर जो चल रहा है वो भी ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, लेकिन ये जो रिएक्शंस है, बॉटल नॉन लिविंग है लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो लिविंग होती है, ठीक है। क्या होती है, लिविंग हो रही है। हमने एंजाइम वगैरह सब देखा ना, तो इसे लिविंग या नॉन लिविंग कुछ ना मानो, हाँ बॉटल नॉन लिविंग है और इसके अंदर जो रिएक्शन है तो वो जो रिएक्शन है ना वो लिविंग होती है, ठीक है। तो सेल्फ फ्री कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं।
चलो आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहां पर बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार करके मैं लिख लेता हूं। कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है, कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन बी परफॉर्म इन इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन। तो मेरा जवाब होगा यस। मेरा जवाब क्या होगा भाई? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ध्यान से देखना, ध्यान से, और दिल थाम के बैठिएगा, आपके सामने आ रहा है जादू। देखो भाई, ये मैंने एक डिस्क ले लिया, ठीक है, ये है एक डिस्क, ठीक है, पेट्री प्लेट है, ये क्या है? एक पेट्री प्लेट है, ठीक है। और ये पेट्री प्लेट कैसी है बताइए? ये है नॉन लिविंग। ध्यान से देखिएगा, नॉन लिविंग। हम किसी भी रिएक्शन को क्या कराने जा रहे हैं? कहां पे? नॉन लिविंग में कराने जा रहे हैं, ठीक है। और इस पेट्री प्लेट में हमने क्या किया? ध्यान से देखिएगा, देखो इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें हमने सेल डाल दिया। ये देखो, ओ भाई क्या कर रहा है यार, देखो ये मैंने सेल रख दिया। क्या डाल दिया इसमें? ये हमने इसमें डाल दिया भैया सेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेल, या कोई पार्टिकल मान लो, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया? इसमें डाल दिया एंजाइम। इसमें क्या डालना है? एंजाइम भी तो डालना है ना। ये देखो, ये क्या है? ये है एंजाइम। और हमने क्या किया? इसमें एंजाइम भी डाल दिया। ये देखो, ये मैंने डाल दिया एंजाइम। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पेट्री प्लेट कैसा है बताइए? हम यहां पे रिएक्शन कैसा करा रहे हैं? सेल्फ फ्री कंडीशन, सेल्फ फ्री कंडीशन वाली रिएक्शन, ठीक है। सेल फ्री सिस्टम, या हम आर्टिफिशियल कंडीशन भी दे रहे हैं इसमें। आर्टिफिशियल नहीं कि पेट्री प्लेट में करा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन दे रहे हैं इसको, आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? बॉडी से बाहर, ठीक है, इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। सेल्फ फ्री सिस्टम मतलब बॉडी से बाहर क्या हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। यहां पर आपने क्या देखा भाई? ये मैंने पेट्री प्लेट लिया, ठीक है, इस पेट्री प्लेट पर मैंने सेल डाला, फिर एंजाइम्स डाला। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए एंजाइम क्या होता है? किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। या ये कह लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद उसे उसके रेट को बढ़ा देता है। एंजाइम क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, वो एंजाइम होता है। और सभी एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं, एंजाइम्स जो है रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, ठीक है। चाहे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या कुछ भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के लिए हमेशा एंजाइम। तो ध्यान से देखिए, ये जो पेट्री प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, पेट्री प्लेट तो नॉन लिविंग है, पेट्री प्लेट नॉन लिविंग है। और इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। लेकिन इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, लेकिन इसमें जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है, तो वो कैसा है? लिविंग है। मेटाबॉलिक यानी जो रिएक्शन चल रही है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? लिविंग्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि भाई कौन सा पेन ले लूं? ये, चलो। तो इसके अंदर होने वाली जो रिएक्शन होती है, रिएक्शंस कैसी होती है बताइए? लिविंग। कैसी रिएक्शन है ये? लिविंग है। आई बात समझ में? रिएक्शन लिविंग है, इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। बात समझ में आ गई? तो ये था भैया मेटाबॉलिज्म के बारे में। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, चलो इसके बाद हम मूव कर जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और उससे पहले आप क्या करिए, इसको आप पढ़ लो। चलो
अब हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ नंबर पे आता है ये, ठीक है। देखो भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जानते हैं यहां पे क्या होता है। पहली बात, एक बात हम बता दें, सभी एटम्स क्या करते हैं, सभी एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आगे मिलकर के सब एटॉमिक पार्टिकल या मतलब आगे जाके बनाई, ठीक है। अब सुनिए, मेरी यहां पे बात सुनिएगा। हमारी जो बॉडी होती है वो सभी सेल से बनी होती है, ये सबको पता है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। तो सेल क्या होती है? लिविंग। हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो क्या है? लिविंग। और सेल आगे जाकर के क्या बनाती है? टिश्यू। और टिश्यू कंपोज होकर के क्या बनाती है? ऑर्गन। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक नया हाथी तैयार हो जाता है, मेरे जैसे। किसके जैसे? मेरे जैसे। आई बात समझ में? बताइए बताइए, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहां पर मैं लिख लेता हूं, all livings are made up of बेसिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं सेल। बेसिक यूनिट सेल, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल। और ये जो सेल होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेल होते हैं, सेल आगे जाकर के कंपोज्ड हो जाते हैं किसमें? टिश्यू में, है ना, टिश्यू में। और ये टिश्यू आगे जाकर के कंपोज हो जाते हैं ऑर्गन में, और ऑर्गन आगे जाकर के किसमें कंपोज हो जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है ये कंपोज हो जाते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो भाई, एक नया ऑर्गेनिज्म, ये देखो बन गया, ये मैं ही। ये क्या है? कौन है? मैं हूं। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी लिविंग्स होते हैं सभी किससे बने होते हैं? एक बेसिक यूनिट। किससे बने? तो बेसिक यूनिट। तो ये है सेल, ठीक है। सेल आगे जाकर के कंपोज हो जाता है टिश्यू में, और टिश्यू आगे जाकर कंपोज हो जाता है ऑर्गन में, और ऑर्गन कंपोज होगा ऑर्गन सिस्टम में। और ये सभी जब आपस में कंपोज होंगे यानी इंटरेक्शन होगी इनमें, तो एक ऑर्गेनिज्म यानी मोटू सा बच्चा, जो कि मैं, जो कि तुम, जो कि बने जाएंगे। आई बात समझ? ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आई बात समझ में। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये केवल एनिमल्स में देखा गया है, इसीलिए कैसा फीचर है? ये होता है डिफाइनिंग फीचर। कैसा फीचर? इज अ डिफाइनिंग फीचर। हाँ भाई बताइए, आगे बात समझ में कोई दिक्कत? एक बार इसको देख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम मूव करेंगे कॉन्शियसनेस। 1 घंटे का ही लेक्चर होगा, फिर हम अगले लेक्चर में कॉन्शियसनेस पर हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो भाई। तो लिविंग वर्ड यहां से स्टार्ट किया था ना मैंने, ये देखो लिविंग वर्ड, ठीक है। ये सभी टॉपिक ग्रोथ हो गया, है ना, एक्सटेंसिव ग्रोथ, ये सभी कल मैंने कवर कर दिया था। प्लांट्स में ग्रोथ, एनिमल्स हो गया, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब कल एनसीईआरटी भी रीड कराया था। रिप्रोडक्शन आज बता दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप क्या करना, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। सब लोग यार चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी जो लेक्चर वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसकी नोटिफिकेशन आता रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, नहीं करना है तो लेक्चर ही देख लेना भाई, और जाकर के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर करो, यार भाई वाह आकाश भाई तो इलाहाबाद के सर हैं आपके, मैं इलाहाबादी जरूर यार थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, बहुत धन्यवाद।